हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको गाउस के प्रमेय पढ़ाऊंगा। जैसा देख रहे हैं टॉपिक मैंने लिख दिया है। बच्चों आपको मैं बताया था कि जैसे जब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग में लाते हैं। लेकिन वही जब समूह में आवेश हो या आवेश का सतत वितरण हो तो उसके लिए गाउस के प्रमेय लगाते हैं। तो गाउस की प्रमेय बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले गाउस की परिभाषा न देकर के पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गाउस की प्रमेय आती है, तो उसके बाद मैं परिभाषा बताऊंगा। तो ध्यान दें बच्चों, मान लीजिए ये एक अनियमित आकार का, कैसा अनियमित आकार का एक पृष्ठ है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब पूरी बाहरी सतह का क्षेत्रफल, वो है कैपिटल E। ओके, अब इस पूरी सतह के अंदर यानी जो बंद पृष्ठ है, जैसे बंद पृष्ठ सतह पर आपको मैंने बताया था गोला हुआ, घन हुआ, घनाभ हो गया, ये सब बंद आकृति के सरफेस पृष्ठ होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया है, लेकिन वो अनियमित आकार का है यानी निश्चित आकृति नहीं है, और उसके भीतर एक बिंदु है O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो बच्चों आप जानते हो कि अगर कोई पृष्ठ है और उसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है तो धन आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत होंगी, बाहर निकलेंगी। तो वे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु आवेश Q से निकल करके पूरा बाहर फैलेंगी, तो यानी पूरे पृष्ठ को ये पार करके जाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसका एक सूक्ष्म भाग हम बच्चों ले लेते हैं DA एक सूक्ष्म भाग है पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो सूक्ष्म भाग है तो चूंकि ये अनियमित आकार का है, समतल नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म भाग है उसको हम समतल मान सकते हैं, और समतल क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये पूरा अनियमित आकार का है लेकिन एक छोटा सा भाग हमने ले लिया इसी के पृष्ठ पर, तो ये इसको समतल मानेंगे, और समतल का क्षेत्रफल वेक्टर होता है पृष्ठ के लंबवत। देख लिया बच्चों, क्षेत्रफल वेक्टर मैंने बताया था कि पृष्ठ के लंबवत होता है। अब इस पृष्ठ के चारों तरफ की रेखाओं को हम बिंदु O से मिलाएंगे। तो ये हो गई केंद्रीय रेखा, तो ये होगी चारों तरफ की रेखाएं। तो ये जो चारों तरफ की रेखाएं हैं वही जब बिंदु O पर मिलती है तो ये पृष्ठ इस पर घन कोण बनाता है, वो होता है डी ओमेगा। घन कोण भी बताया था आपको, किसी गोले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घन कोण डी ओमेगा होता है। तो गोली पृष्ठ हो गया, इसका परिमाण डी है। बच्चों आप जानते हो कि जैसे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर की ओर सीधी रेखा में होती है। तो यहाँ पर जैसे प्लस Q है तो उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर जो केंद्रीय रेखा है उसकी लंबाई मान लेते हैं R। देखिए मैंने R लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो कैपिटल E का जो परिमाण है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं Q/R²। बिंदु आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है ये। तो Q आवेश उससे R दूरी पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। देखो ये धन आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी, तो इन्हीं के मार्ग में ये पृष्ठ आ गया है तो कुछ रेखाएं इसको पार करके जाएंगी। तो नियम ये कहता है कि जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स d∅e होता है वो E.dA होता है। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया बच्चों, मैं बता चुका हूँ इसको। अब चूंकि हमको इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स अगर ज्ञात करना हो तो हम इसका पृष्ठ के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे E.dA का।
बच्चों चूंकि ये एक बंद पृष्ठ है, एक ये क्लोज सरफेस है, तो इसको हमको संपूर्ण समाकलन करना होगा। ये मैंने बताया था कल की वीडियो में, आपने देखा होगा। तो ये एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ पे यहाँ पे संपूर्ण समाकलन करते हैं। तो फार्मूला बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, ए डॉट डी का जानते हैं, ई डी ए कास थीटा। फार्मूला आपको पता है, ए डॉट बी का ए बी कास थीटा होता है। तो चूंकि बीच के कोण की खोजे यहाँ पे मैंने ही बताया था, यहाँ पे मैंने बता दिया थीटा है। ई और डी ए के बीच में कोण थीटा है, तो ई डी ए कास थीटा। तो संपूर्ण समाकलन ए, ई की वैल्यू ऊपर वाले यानी इस समीकरण से हम यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। तो यहाँ पर क्यू अपान 4/0 कॉमन हो गया, बाहर निकाल देते हैं। संपूर्ण समाकलन डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। बच्चों आपको याद होगा ये पूरा पद जो है घन कोण का सूत्र होता है, और यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ द्वारा बना घन कोण डी ओमेगा है। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, डी ओमेगा रख देंगे। क्यू अपान 4/0 संपूर्ण समाकलन डी ओमेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। हो गया इतना आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए इसको खोज करके आप नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे लिखेंगे। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 संपूर्ण समाकलन डी ओमेगा का। तो डी ओमेगा बच्चों आप जानते हो कि एक सूक्ष्म भाग के कारण बना हुआ घनकोण होता है। तो यहाँ पर जब इसका संपूर्ण समाकलन करेंगे ए के सापेक्ष, तो ये कह रहा है कि पूरे पृष्ठ के सापेक्ष घनकोण कितना होगा। तो ये भी आपको पिछले फार्मूला में आपको बताया जा चुका है कि ये होता है 4π स्टेरेडियन। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में डी ओमेगा इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। तो 4π कैंसिल बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। देखा, क्योंकि फाई ई है तो फाई ई की वैल्यू होती है संपूर्ण समाकलन ई डॉट डी ए। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, और आपने सिद्ध कर दिया एक बंद पृष्ठ के लिए वो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू क्या है, इस पूरे पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश, इसी को हम कहते हैं गॉस की परिमेय। ध्यान दीजिएगा, फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। और वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगी। और तो क्यू क्या है, इससे घिरा हुआ आवेश। तो बच्चों अब यहाँ पर मैं गॉस के प्रमेय आपको क्लियर कर देता हूँ। गॉस के प्रमेय क्या है, ये आप लोग पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा कि गॉस के प्रमेय क्या कहता है। किसी बंद से तात्पर्य पृष्ठ चारों तरफ से बंद रहना चाहिए, कहीं खुला ना हो। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे भी कह सकते हैं, इसको परिबद्ध भी कहा जा सकता है। तो इसको मैं परिबद्ध लिख देता हूं, उस पृष्ठ से परिबद्ध समझ रहे हो, चारों तरफ से घिरा हुआ परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान दीजिए, ये बच्चों मैंने गॉस के प्रमेय लिखा है। गॉस के प्रमेय आप लिखेंगे
और ध्यान दीजिए, अब क्या मैं एक बार फिर से चूंकि मैंने डेरिवेशन बताया है, अब इसकी मैं परिभाषा क्लियर कर देता हूँ। फाई ई इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो गया, जिसका फार्मूला होता है ई डॉट डी ए, जिसका ए के सापेक्ष हमें संपूर्ण समाकलन करना पड़ता है, ई डॉट डी ए के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू आती है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो की। तो फाई ई ये हो गया फार्मूला। अब ये फार्मूला बता रहा है कि ये डायरेक्ट हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, यही गाउस के प्रमेय की, इसको इस फार्मूले को गाउस के प्रमेय का गणितीय रूप भी कहते हैं, गणितीय रूप। तो मेरे ख्याल से बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको गाउस की प्रमेय समझ में आई होगी। अब बच्चों कुछ कंडीशन देखते हैं। भाई गाउस की प्रमेय है तो इसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो ये गाउस के प्रमेय की परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं। पहली कंडीशन यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जिससे मैंने क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। तो ये वायु निर्वात के लिए होता है, यानी आवेश या उत्पृष्ठ ऐसे माध्यम में स्थित हो जहां वायु निर्वात हो। अगर मान लीजिए कोई अन्य माध्यम वायु निर्वात के सापेक्ष, यानी कोई परावैद्युत माध्यम हो, तो उस माध्यम का बच्चों परावैद्युतांक भी होता है। तो यहाँ पर हम के भी लिख सकते हैं 1/k∪0 गुना। ध्यान रखिएगा 1/ε0 गुना कब रखेंगे, जब वायु निर्वात होगा। वायु निर्वात के अलावा अगर अन्य कोई माध्यम है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे भाग देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे। अब बच्चों थोड़ा और आगे बताते हैं, ये लिखेंगे गाउस की प्रमेय की ही और कंडीशन। मैंने जब फार्मूला प्रूव किया तो वहां पर सिर्फ एक आवेश लिया, वो प्लस क्यू। क्या और नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो मान लीजिए पहला आवेश Q1 हो गया, दूसरा आवेश प्लस Q2 हो गया, तीसरा आवेश माइनस Q3 हो गया, चौथा आवेश माइनस Q4 हो गया। तो कूलाम नियम ये कहता है कि फाई ई जो होता है 1/ε0 गुना होता है किसका, कुल आवेश का, यानी टोटल आवेश का, यानी सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि ये सबका बीजीय योग है। तो क्यू टोटल आवेश, सिग्मा क्यू टोटल आवेश हो गया, तो 1/ε0 गुना। तो यहाँ पे बीजीय योग इनका निकालते हैं, Q1 धनात्मक, Q2 धनात्मक, Q3 ऋणात्मक, Q4 ऋणात्मक। यानी टोटल आवेश लेना रहता है, किसी एक आवेश को न लेकर के टोटल आवेश की गणना करेंगे। और जो धन आवेश होते हैं उनके लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करें, क्योंकि बीजीय योग लिया जा रहा है। ऋण आवेश है तो उनके लिए ऋणात्मक चिन्ह। तो इसी ये भी क्लियर हो जा रहा है बच्चों, अगर धन आवेश है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिया जाएगा। अगर ऋण आवेश है तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और एक और बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की कि आवेश पृष्ठ से घिरा होना चाहिए, तो हम बात करते हैं एक और कंडीशन की, जब आवेश पृष्ठ के बाहर हो तब क्या करेंगे। तो देखिए एक बाहर आवेश है प्लस Q, ठीक है। कूलाम नियम लगाते हैं, फाई ई 1/ε0। कूलाम नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उससे घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों आवेश तो बाहर है, इससे घिरा हुआ, अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल 0। तो कितना आ गया 0, यानी जब आवेश बाहर होगा तो फ्लक्स 0 होगा। अब इसको हम थोड़ा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से भी समझ सकते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि किसी धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर क्यों चलती हैं, उससे दूर जाएंगी। तो इससे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो इस पृष्ठ में प्रवेश की इस स्थान पर ये रेखाएं आगे चल करके, यानी जितनी रेखाएं इसमें प्रवेश की उतनी ही रेखाएं दूसरी ओर निकल जाती हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या है, वैद्युत रेखाओं की संख्या ही तो है जो पृष्ठ को पार करके जाती हैं। तो इसमें जितनी रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और उतनी ही रेखाएं इसमें बाहर जा रही हैं। तो इस हिसाब से इसका ये फार्मूले से इधर हो गया, और देखने से भी लग रहा है कि जैसे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी वो बाहर निकल जाएंगी। तो बच्चों मैंने आज आपको गाउस के प्रमेय पढ़ाया, और गाउस के प्रमेय के अलग अलग कंडीशन होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, जो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें।
जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।